Dear students, how are you? You are welcome in Apni Shiksha, myself Dr. P.S. Pariyar, and today in this lecture I am going to complete E section of second practice paper, section E. Section E having long question, 5 marks each. Means 15 marks weightage you have to complete within allotted time. Okay? तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, the following questions are long answer type questions, carry 5 marks each. 2 questions have an internal choice. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कोई आपको क्वेश्चन का चॉइस नहीं होगी, केवल इंटरनल चॉइस होगी, क्वेश्चन के अंतर्गत ही दिया होगा। मतलब ये चॉइस का मतलब समझिए, इंटरनल चॉइस मींस क्वेश्चन जो दिया होगा उसका एक ऑप्शनल दिया होगा, नंबर आप क्वेश्चन नहीं होंगे कि इनमें कोई क्वेश्चन करिए, ठीक है। एक्सटर्नल चॉइस नहीं, इंटरनल चॉइस है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 हैविंग 5 मार्क्स क्वेश्चन, can absolute electrode potential of an electrode be measured? देखिए this is very important question, it is taken from electrochemistry. इसको बेटा electrochemistry से लिया गया है और लिखा can absolute electrode potential of any electrode can be measured? No, it is universal truth. किसी भी सिस्टम में किसी भी इलेक्ट्रोड का जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम मेजर कभी नहीं कर सकते। क्लियर? एंड सेकेंड क्वेश्चन, तो ये तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको केवल याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, कंसीडर अ सेल गिवन। एक सेल दिया हुआ है Cu+2 Cl Cl2, write the reaction that occur at cathode and anode. But this question is also taken from electrochemistry. और इसमें देखिए एक्सप्लेन किया गया है, ये पार्ट क्योंकि यहां पर हम डिस्कस किए दे रहे हैं बी पार्ट को, स्पेशली पार्ट बी। कंसीडर अ सेल इज गिवन बिलो। बेटा ये देखो यहां पे क्या लिखा है, Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये किसका सिंबल होता है, साल्ट ब्रिज, और यहां क्लोराइड माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में। क्लियर? और ये प्लेटिनम दिया है हमारा इलेक्ट्रोड। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में Cu का Cu+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl- का Cl2 में इसका देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। Cu है, नजर देखिए, Cu और किस में जा रहा है, Cu+2 में, और यहां Cl- Cl2 में। जो ये क्वेश्चन दिए हैं, कभी कभी यहां पर एक ऐसा होता है जो इसमें प्रिंट आउट दिया गया है, कापर आयन ग्रुप में थोड़ा गड़बड़ लिखा है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां Cl2 और ये Cl- में ये कन्वर्ट हो रहा है, ट्वाइस Cl-, यहां पे Cl2 होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड थीम ऑफ दिस वन। Cu+2 में जा रहा है, ओके, और यहां Cl2 ये Cl- में कन्वर्ट होगा। अब जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, और एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा, देखिए व्हाट विल हैपन हियर, Cu है ना,
देखो बेटा यहाँ पे Cu लिया गया है, ये एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और जैसा कि आप जानते हैं कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो Cu और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इट इज ट्रीटेड अंडर द ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, इसको तो ऑक्सीडाइज करा दिया और ये Cl2 है। Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl माइनस में। अब इसका क्या हो रहा है? तो एट कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है? Cl2 बेटा दिया है, देखिए Cl2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसने जो लूज किया। तो यहां क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर? ट्वाइस Cl नेगेटिव। तो देखो कॉपर का Cu+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl2 का 0 से किस में जा रही है? माइनस में। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। और इसका सी पार्ट देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी पार्ट ये तो ओरल दी थे, किसमें करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, 5 मार्क्स का था। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन देखिए, जो सी पार्ट दिया है, सी पार्ट में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है। और बेटा ये जो सी पार्ट है, पढ़िए इसको ध्यान से। व्हाट मास ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास 108, could be plated on spoon from electrolysis of silver nitrate solution by 1 ampere current for 10 minutes. That is very important numerical. क्या किया गया है इसमें? आपको सिल्वर का मास निकालना है और सिल्वर को एक स्पून के ऊपर उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है और इसमें 1 एम्पियर की करंट 10 मिनट तक एंटर कराई गई है। डियर स्टूडेंट, जब 1 एम्पियर की करंट 10 मिनट तक एंटर कराएंगे, कितना यहां पे डिपॉजिट होगा, इसको जब ध्यान देंगे। हमने इसको पढ़ा, अब कौन सा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है और इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है। और दिस क्वेश्चन कैरी डायरेक्टली कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है? इट इज रिलेटेड टू फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। द अमाउंट ऑफ any metal deposited at cathode is directly proportional to total used amount of charge. Faraday's first law इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, प्लीज फोकस टू योरसेल्फ ऑन इट्स सॉल्यूशन। देख लीजिए यहां पर सॉल्व कर रहे हैं इसको, प्लीज कोई टर्म नहीं, बहुत ध्यान से देखिए। यदि आपने ये पता लगा लिया कि किस चैप्टर से है तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक का भी पता चल गया आपको। देखो इसमें जो जो दिया है वो निकाल लीजिए। सिल्वर का एटॉमिक मास देखो दिया 108, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। अब इसमें कितना एंटर कराई गई है, पहले आप रिएक्शन पूरा लिख लीजिए। AgNO3 है तो जो जो दिया वो नोट कर लीजिए। टाइम दिया है 10 मिनट। 10 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 60 मीन्स 600 सेकेंड आ गया। और करंट कितना है, करंट ऑलरेडी गिवन ओनली 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट है। देयरफॉर Q क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। I 1 एम्पियर है और T कितना हो गया 600। ये कितना आ गया 600 कूलाम आ गया, ये चार्ज आ गया। क्लियर, समझना। पहले जो दिया था सिल्वर नाइट्रेट का, कितने देर एंटर कराया गया उसमें करंट, 1 मिनट, 10 मिनट के लिए 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। एम्पियर करंट कितना है, आई एम्पियर, 1 एम्पियर है तो 1 आ गया, तो 10 इंटू 600 आ गया सेकंड। इसका Q निकाल लिया। Q का फार्मूला क्या होता है, I इंटू टी। I 1 एम्पियर है और T 600 है तो 600 कूलाम हो गया। ओके बेटा। और अब देखिए कितनी सिल्वर डिपॉजिट हो गई स्पून के ऊपर, तो सिल्वर में क्या होगा, ये जो कंपाउंड दिया है सिल्वर नाइट्रेट, ये किसमें होगा Ag+ एंड NO3-।
ये देखो इसमें ब्रेक होगा। और यहां पे देखिए बड़े ध्यान से, Ag है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल एटम में कन्वर्ट हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, तुरंत सॉल्यूशन है। और ये सिल्वर का क्या होगा, इसका मास इक्वल होगा इसके एटॉमिक मास के। और क्या एटॉमिक मास दिया इसका 108, तो 108 हो गया। और यहां चार्ज कितना हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यू शुड रिमेंबर दिस इज नॉट वन इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट, दिस इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 96500 कूलम। इतने कूलम से कितना डिपॉजिट हो रही है 108 ग्राम। तो देखो इधर यहां पे सॉल्व किए दे रहे हैं, यहां स्पेस ना होने के कारण तो इधर सॉल्व कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, सिंस 96500 कूलम से कितनी डिपॉजिट होती है 108 ग्राम, इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगी। Therefore आपके क्वेश्चन में कितना निकला था 600 कूलम, तो 600 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा 108 अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय 600। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, कितने ग्राम क्या आ जाएगी सिल्वर। क्लियर, सो इजी। इट मींस इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको, न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से निकल आएगा। क्या क्या दिया है, करंट दिया है, और करंट हाउ मच गिवन हियर 1 एम्पियर। टाइम कितना दिया है 10 मिनट। 10 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, ठीक है। और इससे फिर क्या निकालेंगे Q होता है I इंटू टी, ये फाइंड कर लिया। क्लियर। और इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लीजिए, W इक्वल टू ZIT ना लगाइए, यही क्वेश्चन लिख लीजिए। सिल्वर एक बनता आयन, अब इसको न्यूट्रल करिए कैथोड पर, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसका क्या होगा मास, वो इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। एटॉमिक मास 108 दिया है, और ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 96500 कूलम। तो इतने कूलम से डिपॉजिट कितना हो रहा है 108, तो इतने कूलम से, दिस इज द आंसर, करेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया। अब इसका देखो एक इंटरनल चॉइस भी है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस और में आ गया, देखिए डिफाइन टर्म मोलर कंडक्टेंस। इसमें आप दिया है क्वेश्चन मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। द कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन in which 1 mole of an electrolyte used to dissolve to form 1 liter solution। क्लियर, यानी उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल को डिसॉल्व कर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया हो, उस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम नाम देंगे मोलर कंडक्टेंस। क्लियर। तो मोलर कंडक्टेंस क्या हुआ, कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व टू फॉर्म 1 लीटर सॉल्यूशन। ये तो ओरल ही था ए पार्ट। बी में क्या है, हाउ नस्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड इन द कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी सेल रिएक्शन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, दिस इज गुड लक दैट दिस क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका जो ऑप्शनल इंटरनल चॉइस दी है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। और यार नस्ट इक्वेशन की सहायता से, नस्ट इक्वेशन का जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईदर यू आर टेकिंग पार्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई और नी, नस्ट इक्वेशन हर जगह एवरग्रीन रहता है। तो नस्ट इक्वेशन की सहायता से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लीज सी। यदि इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट देखो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने, बहुत कंसंट्रेट होकर के समझिए। बी पार्ट में देखो नस्ट इक्वेशन, ये नस्ट इक्वेशन लिख रहे हैं। किसके लिए जो यूज करते हैं टू डिसाइड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नस्ट इक्वेशन के लिए ये होता है E इक्वल टू E नॉट, समझना बहुत कैसे निकालेंगे, माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। डियर स्टूडेंट,
we have to use this equation to decide equilibrium constant with the help of Nast equation. ये Nast equation का फॉर्म है, देख रहे हैं यहां E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा इसको कहते हैं, ओके। और E नॉट क्या है, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF भी बोलते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, या सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। N क्या है, यानी नंबर ऑफ यूज्ड इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स प्रोसेस, रिडॉक्स प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन किया गया है, ये किसकी वैल्यू होती है, दिस इज कंसिडर्ड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। तो एनोड में इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है, कैथोड में उतने इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, उसको हम स्मॉल n से लिखते हैं, ओके। और Kc क्या है यहां पर डियर स्टूडेंट, Kc इज, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लियर। दिस इज बेटा, इसको मत देखिएगा, ये दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या Kc इज कंसीडर्ड सिंपली एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्लियर। अभी आप निकाल सकते हैं, सॉल्व करना भाई, Kc इसमें क्या है, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, लॉग Kc की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर Kc इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग, जो यहां सॉल्व करके लाओगे, और एंटी लॉग की वैल्यू आपको पेपर में दी रहती है। तो समझिए कैसे निकालते, फिर से देख लीजिए। नस्ट इक्वेशन की सहायता से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जब कोई केमिकल प्रोसेस यानी रिडॉक्स प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है, तो उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये n रिडॉक्स रिएक्शन में यूज्ड इलेक्ट्रॉनों के नंबर है, और Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो log Kc की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, ये देखो मैंने लिखा है, कुछ ना कुछ किसकी वैल्यू आ जाएगी, log Kc जो कल तो कुछ आ जाएगा। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, सिर्फ Kc, और जब हमें केवल Kc निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा, और निकाल लेंगे, क्लियर, ओके। अब इसका देखिए सी पार्ट देखिए, डियर स्टूडेंट फोकस टू योरसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ इट्स सी पार्ट। सी पार्ट देखने का प्रयास करो, आपके सामने दिया है सब कुछ। कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल, ये आपके सामने दिया है, सेल की रिएक्शन दी है, और इसका EMF निकालना है, वही कैपिटल E की वैल्यू निकाल, EMF मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई बात नहीं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसको निकालने के लिए क्योंकि हमें EMF निकालना है, तो फिर हमें नस्ट इक्वेशन का ही यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज अगेन नस्ट इक्वेशन। और ये देखिए नस्ट इक्वेशन क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए, प्लीज फोकस टू योरसेल्फ हियर, क्योंकि 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, 2 और 3। देखिए नस्ट इक्वेशन फार्मूला, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log concentration of oxidant whole upon concentration of reductant, ये यूज करते हैं बेटा। E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n, और log
और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट होल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें ये निकालना है हमें, किसकी वैल्यू निकालना है, ये यही है ईएमएफ। तो पहले इसके लिए क्या निकाल लो, ई नॉट निकाल लीजिए। और ई नॉट क्या होता है बेटा, ई नॉट की वैल्यू जानते हो कैसे निकालते हैं, ई ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। बड़े ध्यान से समझिए, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है, ये निकालना होता है। अब देखिए वैल्यू इसमें क्या दिया है, किसका हो रहा है डियर स्टूडेंट, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन का रिडक्शन हो रहा है ना। तो चूंकि क्रोमियम का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको बाद में रखेंगे, और आयरन का रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड है और ये एनोड है, तो आयरन की वैल्यू पहले रखेंगे। तो आयरन की वैल्यू देखिए क्या दिया है, ई नॉट निकालेंगे, ये फार्मूला होता है कैथोड। कैथोड ये क्यों है, क्योंकि Fe+2 से 0 में जा रहे हैं, इसका रिडक्शन है। ये एनोड क्यों है, क्योंकि 0 से +3 में जा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए एनोड है और ये कैथोड है। तो अब देखिए कैथोड का कहां दिया है, कैथोड का नीचे दिया है, ये कैथोड का है और ये एनोड का है। तो कैथोड की जगह रखेंगे हम क्या, माइनस में है 0.045, अच्छा 0.045 है डायरेक्ट। ये देखिए इसकी वैल्यू दी है। और एक बड़ा समझने की जरूरत है आपकी, सेम एज इट इज दिया है, देखो +2 0 में जा रहा है, ओके। तो हम यहां पे वैल्यू क्या कर लेंगे, माइनस में है तो माइनस में रहने दीजिए, 0.45 और माइनस, और ये एनोड की वैल्यू, एनोड के ऑलरेडी माइनस में दिया है तो यहां अंदर माइनस लिख देंगे, और 0. क्या है 75। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई क्या आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा, 0.45 और ये प्लस में आ जाएगा 0.75। तो ये किससे वैल्यू निकाल आएगी, ई नॉट की वैल्यू आ गई, निकाल लोगे ना। ये देखो ई नॉट कैसे निकालोगे तुम्हें मालूम हो गया। अब ई नॉट के बाद बेटा हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये तो हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क से, इसको हमने इससे निकाल लिया। अब स्मॉल एन की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट, तो एन की वैल्यू कैसे निकालें, और एन की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। इक्वेशन ये देखो ना, कितने एफी हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा, एन ऐसे देख करके तो नहीं निकालेंगे, तो हमें बेटा यहां पर कंप्लीट रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये देखिए Cr प्लस Fe+2, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr+3 और Fe 0 में जा रहा है, ये है। अब इसको बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना हमें होगा, क्रोमियम यहां पे कितना है देखिए, अब इस दोनों में चार्ज बराबर आ जाना चाहिए, तो यहां 2 कर दीजिए, यहां 2 कर दें, यहां 3 कर दीजिए, यहां क्या कर दें हम 3। क्यों, रिएक्शन दी होगी तो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना हमें। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एन की वैल्यू इससे नहीं निकाल सकते। एन का मतलब होता है उन इलेक्ट्रॉनों का नंबर ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर कंट्रीब्यूटेड इन रेडॉक्स प्रोसेस। तो यहां देखिए आप कहेंगे हमें कैसे लिखना होगा, देखो दिया है ना, क्रोमियम न्यूट्रल था और यहां पर Fe क्या था, +2 था, फिर क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो गया, Cr+3 में। तो यहाँ Cr+, ये क्रोमियम है, क्रोमियम Cr+3 लिख दिया, और आयरन फाइनली किस में, Fe में चला जाता है। अब बैलेंस करना है तो चार्ज बराबर कर लो पहले, 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, यहां पे क्रोमियम 2, यहां क्रोमियम 2, Fe3 तो Fe3 यहां पे आ गए। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, साफ दिख रही है, एन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देखो बड़ा समझने का प्रयास करो,
क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गिनिए 3 2 जार 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये फिर न्यूट्रल में चला जाएगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके इस फॉर्म में आ जाएगा। एक क्रोमियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब स्मॉल n की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर स्मॉल n इज इक्वल टू आ गया बेटा 6, स्मॉल n की भी वैल्यू निकाल लिया। क्लियर? किसका ऑक्सीडेंट बने, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्टेंट कौन, जिसका रिडक्शन हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन ये है, बस वैल्यू रखते हैं। समझिए, इसमें देखिए, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो हमारा बच्चा कितना रह जाएगा, 0, और यहां 7 में से 4 गया 3, ये आ गया। क्लियर? अब यहां देखो ये हमें निकाल रहे हैं, ई नॉट की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं आप पहले से, ई नॉट की वैल्यू आ चुकी है 0.30, ये ई नॉट की जगह रख दिया, माइनस 0.0591, स्मॉल n की जगह क्या रख देंगे, देखो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, स्मॉल n की जगह बेटा यहां पर 6 कर देंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल n, रेडॉक्स में यूज इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और लॉग कंसंट्रेशन माने मोलारिटी, ऑक्सीडेंट की क्या कंसंट्रेशन है 0.1, यहां हमने लिख दिया कंसंट्रेशन 0.1, और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट, रिडक्टेंट कौन है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, इसके मोलारिटी क्या दिया है 0.01, 0.01 आपके सामने देखो दिया है सब कुछ, एवरीथिंग इज गिवन। क्लियर? देख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट का होल अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट, और ये देखिए बेटा यहां पर जब हमें करेंगे ये इसको हटाएंगे तो 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, ये हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, log 10 बचेगा। सॉल्व कर लोगे ना, E इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6, और इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, है ना, सॉल्व कर लेंगे। यहां 0.1 था और नीचे कितना 0.01 था, 0.01, आप इसको सॉल्व करें 0.01, फाइंड आउट द सॉल्यूशन, सब कुछ आपके सामने दिया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट ई, और ये जो ई है ना यही है आपका EMF, ये भी हो गया। क्लियर? तो इट मींस जब यहां पर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया हो तो उसके पहले डेटा नोट कर लेते हैं, और जो डेटा दिए हैं उनको नोट करने के बाद फिर देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई किया, नस्ट इक्वेशन में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल n की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीडेंट मैंने जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन जरूरत थी, रिडक्शन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन की जरूरत थी, स्मॉल n की वैल्यू इक्वेशन को बैलेंस करके लगाया 6 आ गई। ठीक है, ई नॉट कैसे, ये तो हमें निकालना है EMF, ई नॉट की वैल्यू ई आप कैथोड माइनस ई आप एनोड, ये कैथोड है और ये एनोड है, दोनों की वैल्यू को रिड्यूस किया एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना, आसानी से निकला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटा 34 में क्या है, एन एल्कीन ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस gives a mixture of 2 compound B and C, compound B and compound C. Compound B gives positive Fehling test and also form iodoform on treatment with I2, treatment with I2, iodoform टेस्ट देता है तो इसका ट्रीटमेंट किसके साथ कराएंगे, I2 के साथ। ओके, ये I2 है, I2 एंड NaOH के साथ। कंपाउंड C डज नॉट गिव्स फेलिंग टेस्ट बट फॉर्म आइडोफॉर्म। ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
एंड पर्टिकुलर चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। और उसमें चूंकि एल्कीन से, याद है आपका, एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस कराते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बताया था, एल्कीन से ओजोन की रिएक्शन कराकर हम एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, कीटोन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, केवल कीटोन बना सकते हैं या केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये एक्सप्लेन किया था मैंने थ्योरिकल कॉन्सेप्ट में। ओके, तो एक कंपाउंड ये दिया है, एल्कीन है, उसकी ये क्या है, C5H10, यानी एल्कीन में 5 कार्बन है। लेकिन कंडीशन तो देखिए, जब उसकी ओजोनोलिसिस करा देते हैं तो 2 कंपाउंड बन जाते हैं, बी और सी। कंपाउंड बी फेलिंग पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी फेलिंग टेस्ट देता है, इसका मतलब बी कंपाउंड एल्डिहाइड होगा। एंड आल्सो फॉर्म आइडोफॉर्म, एल्डिहाइड होगा और आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब हमें तुरंत गेस करना पड़ेगा, एल्डिहाइड हो और आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा हो तो केवल एक एल्डिहाइड होती है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, CH3CHO। इसका मतलब एक तो क्लियर हो गया, कंपाउंड बी CH3CHO होगा। और दूसरा कह रहा है जो कंपाउंड सी है, सी क्या करता है, कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, कंपाउंड सी फेलिंग टेस्ट नहीं देती है, लेकिन बट फॉर्म आइडोफॉर्म। ओ, फेलिंग टेस्ट ना देने का मतलब है कंपाउंड सी एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इट मींस ये कीटोन होगा, क्योंकि फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है तो आइडोफॉर्म, तो फेलिंग एल्डिहाइड नहीं होगा। क्योंकि किसके साथ टेस्ट दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये ऐसा कीटोन होगा जिसका एक एल्काइल CH3 होगा। ये कंक्लूजन था। मींस इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन प्रोसेस से लेकर केमिकल प्रॉपर्टीज में कमांड शो करना पड़ेगा। ओके, और ये देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। कंपाउंड ए दिया है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 ऑलरेडी दिया है। ये कंपाउंड कोई एल्कीन है, कंपाउंड नहीं एल्कीन है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10, डबल ही होता है ना। और गेस क्या कर रहा है, गेस कर रहा है पहला कि यदि इसका हम क्या करा दें, इसकी यदि हम फेलिंग, क्या गेस किया हमने बेटा, गेस किया कि इसकी हम ओजोनोलिसिस करा देते हैं तो बी और सी बनते हैं। और चूंकि कंपाउंड बी क्या कर रहा है, कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, ये फेलिंग टेस्ट देता है, इसका मतलब बी क्या होगा, तो यहां थोड़ा सा लिखिए जो एग्जाम में आपको शो करना होता है, एल्कीन ओजोन से रिएक्शन कराया और बाद में वाटर से करा दिया साथ में, तो कंपाउंड 2 बन गए, बी एंड सी। दूसरे में क्या कह रहा है, बी गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, इसका मतलब क्या कंफर्म हुआ, देयरफॉर बी क्या होगा यहां पर, एल्डिहाइड। बी बेटा एल्डिहाइड है, देखो कह रहा है ना, बी कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एंड आल्सो फॉर्म आइडोफॉर्म, और आइडोफॉर्म देता है, क्या देता है बी, फेलिंग टेस्ट तो देता है, एंड आल्सो गिव आइडोफॉर्म। तो बेटा ये तुरंत पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए, आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ एंड सिर्फ एल्डिहाइड में कौन सा देता है, एसेटल्डिहाइड। इसका मतलब बी मस्ट, यहीं से पता चल गया, बी मस्ट बी CH3CHO, CH3CHO को यहीं से पता चल गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा सी इसमें जो देता है, सी क्या करता है, डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, नॉट गिव, बेटा बहुत ध्यान से समझना, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, इसका मतलब क्या हुआ, बी मस्ट बी कीटोन। क्यों, क्यों कीटोन है,
क्योंकि आइडोफार्म टेस्ट दे रहा है, तो बी कीटोन है। और कौन सा कीटोन होगा? वो कीटोन होगा जिसमें एक एल्काइल CH3 होना चाहिए। देयरफॉर ये पता चल गया, देयरफॉर बी मस्ट बी, अरे भाई 3 कार्बन का होगा कीटोन। आप कहेंगे सर ये कैसे पता चल लिया? अरे भाई 5 कार्बन थे और 2 कार्बन का क्या हो गया? एल्डिहाइड। बेटा ध्यान देना है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 2 कार्बन का क्या बन गया? एल्डिहाइड। कैसे बना एल्डिहाइड? मैंने आपको कंडीशन आपके सामने डिस्कस किया, क्यों बनेगा एल्डिहाइड, कंडीशन डिस्कस किया। क्या कंडीशन थी? क्योंकि इसमें साफ नजर आ रहा था कि फेलिंग टेस्ट देता है और आइडोफार्म टेस्ट भी देता है। तो फेलिंग से तो पता चला एल्डिहाइड है, लेकिन ये पता नहीं चला कौन सा एल्डिहाइड है। लेकिन साथ में उसका जुड़ा था ये बेटा कौन सा टेस्ट देता है? आइडोफार्म। और आइडोफार्म टेस्ट सिर्फ एंड सिर्फ CH3 CHO देती है। तो ये आ गया। अब इसमें 2 कार्बन आ गए और टोटल एल्कीन में कितने थे? 5 कार्बन थे। 2 कार्बन निकल के तो कितने बचे? 3 कार्बन। और 3 कार्बन लेकर के कंपाउंड कौन सा बना है? सी फेलिंग टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता। लेकिन आइडोफार्म टेस्ट दे रहा है, इट मींस आइडोफार्म टेस्ट दे रहा है और कार्बन 3 है, तो एल्डिहाइड नहीं हो सकता है। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। इट मींस 3 कार्बन है, वो कीटोन होगा। यहां पता चल गया। और जब ये पता चल गया तो डियर स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया होगा सभी के। इसी तरीके से हमें करना होता है बोर्ड में। बोर्ड में आपके करने का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो आपके सामने दिया है, सेम ऐसा ही होगा। अब इसको जानते हो, आगे हम देखो समझा रहे हैं। जब ए होगा CH3 CHO, बी होगा एसीटोन, तो आखिर क्या होगा? आइए क्वेश्चन में पहुंचते हैं। आइडेंटिफाई A B C। यहां पर ए कौन है? ए वही जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? तो आइए, ये कीटोन और ये बना है एल्डिहाइड। आखिर वो कौन सी हमने एल्कीन लिया होगा जिसके ओजोन से रिएक्शन कराने के बाद एक एल्डिहाइड बन रहा है और एक कीटोन? दिस इज द बिग चैलेंज। तो आइए देखिए, इसको हम आगे ए और बी, ए का पता बता दिया, बी का भी पता चल गया। अब हमें डिस्कस करना है ए क्या होगा। बी और सी का तो पता चल गया बेटा, ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, कंपाउंड जो ए है यानी जो कि एल्कीन है, ये CH3। देखिए मैं आपको बता रहा हूं 5 कार्बन है, CH डबल बॉन्ड CH। बहुत ध्यान से समझिए, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। CH C लिखिए और एक CH3 कर दीजिए यहां और एक यहां। यही वो कंपाउंड हो गए एल्कीन। गिनिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 1 4 और 4 और 6 10। यही तो मॉलिक्यूलर फार्मूला था। ये देखिए C5EH10, यानी दिस इज द एल्कीन। अब हमें प्रूव करना चाहिए ये कंपाउंड क्या हो गया, ए। अब प्रूव करिए, इसकी रिएक्शन कराते हैं। पहली रिएक्शन देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 और ओजोन से रिएक्शन कराते हैं। आपके सामने पूरी रिएक्शन लिखना, और रिएक्शन करना ही चाहिए ना बेटा। ये देखिए क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाएंगे। याद है एक तरीका, CH3 CH हाइड्रोकार्बन में मैं डिस्कस कर चुका हूं, एल्डिहाइड कीटोन में भी डिस्कस कर चुका हूं। यहां बचेगा C, यहां सिर्फ C बचेगा। दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, सिग्मा एंड पाई बोथ। इन दोनों को एक ऑक्सीजन ऊपर जुड़ेगी और एक एक नीचे जुड़ेगी। ये देखिए
ये एल्कीन है, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, 2 मिथाइल इसका नाम है, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, 2 मिथाइल ब्यूटुइन। अब हुई है, अब इसका वाटर से रिएक्शन करा दो। वाटर को क्या होता है, एच और OH, चाहे ऐसे लिखो या H2O लिख दो बेटा। ये ब्रेक होकर के इसके साथ जुड़ जाता है, ये देखिए, और ये इधर से ब्रेक हो जाता है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां क्या बचा, ये तो इसके साथ चला गया, तो क्या निकल गया, H2O2, H2O था वो मिल गया। अब इधर ये ब्रेक हुआ तो क्या बचा, CH3CH, ये तो इधर टूट के चला गया है, और इधर से ब्रेक हुआ तो बचा क्या हमारा, CH3CHO, ये बचा CH3CHO। और इधर क्या बचा, ये O चला गया है, ये यहां से ब्रेक हुआ, देखिए ये ब्रेक हुआ है ना, देयर शुड बी नो नीड ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो, ये कलर में चेंज किए दे रहा हूं, ये यहां से ब्रेक हुआ है, यहां ये अलग चला गया इतना, ये देखिए ये H2O2 बन गया, ये इतना इधर निकल गया इस तरफ से CH3CHO, और ये CH3 और COO यानी डबल बॉन्ड हो। दूसरा क्या आ गया, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, ये कंपाउंड है B और ये कंपाउंड है C। कंपाउंड तीनों आपके सामने लिखे हैं। ये कंपाउंड ये ऊपर लिखा था, ये A है, आई होप कहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, ये A है ऊपर ये, और ये B है, और ये बेटा C है, यानी A है 2 मिथाइल ब्यूटुइन, B है इथेनॉल, और C है प्रोपेनोन। करेक्ट, तो पहले का आंसर आ गया, क्लियर हो गया ना। दूसरे में क्या कह रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोनोलिसिस, ये भी लिख दिया, तो ये पहले का भी आंसर हो गया, A और B दोनों का आंसर, A एंड B दोनों पार्ट का आंसर ये हो गया। ओजोनोलिसिस की रिएक्शन भी हो गई। C में क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ फेलिंग टेस्ट ऑफ B का फेलिंग टेस्ट लिखिए, तो बेटा ये C आंसर यहां लिखे दे रहे हैं, ये C देखिए, कंपाउंड B क्या था, CH3CHO, ये B है, और फेलिंग सॉल्यूशन का फार्मूला CuO, तो क्या बन जाएगा, ये CH3COOH में चला जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में, यहां 2 लगा दीजिए, ये रिएक्शन हो गई। ये कंपाउंड B है, और दिस इज डियर स्टूडेंट फेलिंग सॉल्यूशन है, ये रेड PPT बन गया, यानी इथेनॉल कंपाउंड B कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एस्टिक, एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस होकर के किस में चला गया, रेड PPT लाइक ब्लड। ये क्वेश्चन C का पार्ट हो गया, C का आंसर वो दिया है। और लास्ट में क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर B एंड C। ओके, अब हमें आइडोफॉर्म टेस्ट किसका लिखना है, कंपाउंड, ये भी 5 मार्क्स में है ना, तो ये B का भी और किसका बच्चों, C का भी, तो दोनों देखना हमें, B को भी देखना है और कंपाउंड C को भी देखना है, और B और C को देखने के लिए रिएक्शन हमें जनरेट करना पड़ेगा। और ये आइडोफॉर्म टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर सुन लीजिए, अल्कोहल में C2H5OH होता है, एस्टल्डिहाइड में CH3CHO देता है, और कीटोन में वो सारे कीटोन देते हैं जिनका एक अल्काइल CH3 होता है। अब देखिए इसके टेस्ट देख लीजिए, किसका, दोनों टेस्ट हमें शो करना पड़ेगा। यहां पर C का आंसर हम किसका देने जा रहे हैं, D का। पहले किसके साथ, B, कंपाउंड B क्या था, CH3CHO प्लस I2 और प्लस NaOH, आइडोफॉर्म है, क्या बन जाएगा, CHI3 प्लस HCOO, CHI3 बन जाएगा, हाँ, प्लस HCOONA, ये बेटा आइडोफॉर्म दे दिया। ये कंपाउंड किसके साथ है, B के साथ, और दिस इज आइडोफॉर्म।
क्लियर। और इसी तरह कौन सा ले लीजिए, कीटोन के साथ भी सी के साथ था, तो कंपाउंड सी क्या बना था हमारा, कंपाउंड सी ये है, देखिए CH3CO CH3, ये कंपाउंड सी है CH3CO CH3, और इसकी बेटा करा दीजिए ये भी I2 प्लस NaOH, और I2 और NaOH से करा देंगे। देखिए इसका मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, तो यहां देखिए CH3, एक साथ लिखे दे रहे हैं, पार्ट में लिखने की जरूरत नहीं, एक से अधिक स्टेप में आपको लिखने कोई नीड नहीं है। CHI3 बन जाएगा और साथ में बन जाएगा यहां पर CH3COONA, यहां SCONA बना था, यहां CH3, ये भी बेटा बन गया आइडोपा। क्लियर, ये कंपाउंड कौन सा था, सी, और ये कंपाउंड बी, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 34 था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, एल्डिहाइड कीटोन को साथ लिया था। तो इसमें सबसे ज्यादा सीखने को जो मिला, आप कंसंट्रेट रखें अपने एग्जामिनेशन के लिए कि एल्कीन से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, किसके थ्रू, ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ जरूर आना है। आइडोफॉर्म टेस्ट हमेशा सतर्क रहें, एल्कोहल में C2H5OH, एल्डिहाइड में CH3CHO, CH3CHO, एंड जो कीटोन में बेटा वो सारी कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनका एक एल्काइल CH3 हो। क्लियर, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बेटा इसी में देखिए ऑर्गेनिक में ही एक इसका इंटरनल चॉइस दिया है, इट इज आल्सो रिलेटेड टू 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स क्वेश्चन है, और दिस इज डियर स्टूडेंट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या दिया देखिए इसमें, एन एरोमेटिक कंपाउंड है, मालिकुलर फार्मूला C8H8O gives 2,4-DNP test, it gives a yellow precipitation of compound B on treatment with iodine and NaOH। क्या इसमें कह रहा है, देखिए एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मालिकुलर फार्मूला C8H8O है, 2,4-DNP से रिएक्शन करता है और येलो प्रेसिपिटेट देता है। क्या करता है, इट गिव्स अ येलो PPT आप कंपाउंड बी, तो कंपाउंड बी येलो क्या होता है, आइडोफॉर्म होता है, यानी जो कंपाउंड बी बन रहा है वो आइडोफॉर्म है। इसका मतलब है कंपाउंड ए जो दिया है 2,4-DNP से रिएक्शन करता है, इसका मतलब जानते हो कंपाउंड ए एल्डिहाइड भी हो सकता है और कंपाउंड बी कीटोन भी हो सकता है। लेकिन जब कह रहा है ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसमें 8 कार्बन है, 8 कार्बन वाला एल्डिहाइड कभी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। हाँ ये कीटोन होगा और इसका एक एल्काइल CH3 होगा 100%। आप पढ़ते पढ़ते देखिए सॉल्यूशन निकल रहा है। ए डज नॉट गिव टॉलिन टेस्ट, ए टॉलिन टेस्ट नहीं देता है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद along with the yellow compound in above reaction, आप जानते हो क्या है डियर स्टूडेंट, इस कंपाउंड का ये जो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन मतलब समझते हो ना, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई, देखो आ गया, आइडेंटिफाई A, B एंड C। ए क्या होगा, बी क्या होगा, और ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करके एक कंपाउंड क्या बनाता था, सी। ए ये कंपाउंड है, बी जो येलो PPT बना है, और सी जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन से बना है। तो डियर स्टूडेंट ये तो पता चल गया। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, पता क्या चल रहा है बेटा, इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो रही, जानते हो क्या, 100% ए क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहां पर ए मस्ट बी कीटोन।
अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से कौन सा कीटोन बना सकते हैं? C8H8O। इस एनालिसिस से पता चला कि एक कीटोन है, लेकिन विच ऑफ द कीटोन इज गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम इट? इससे हम कौन सा कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं? बेटा कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। और ये कीटोन होगा कौन? आपके सामने लिख रहे हैं। अरे एक एल्काइल क्या कर दीजिए, C6H5C डबल बॉन्ड CH3। चेक करिए, इससे मैच करते हैं। देखिए कार्बन कितने हैं? 6 7 8 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। ये 5 3 8 हो गए। ऑक्सीजन 1 1, करेक्ट, यही होगा। दिस इज द कीटोन, यही कीटोन होगा, कंपाउंड ए। और इसका क्या कह रहा है? गिब्स 2,4 DNP टेस्ट, है ना? तो पहले तो हमें कंपाउंड बी का पता लगाएं। तो बी पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? ए का, ये सॉल्यूशन ए का निकाल रहे हैं बेटा, आइडेंटिफाई कर लिया। और इसकी किससे रिएक्शन करा दें? आइडोफार्म टेस्ट। तो देखिए बेटा, इसका आइडोफार्म टेस्ट इधर लिख रहे हैं प्लीज। C6H5C डबल बॉन्ड CH3 और प्लस, देखो आइडोफार्म कितना इंपॉर्टेंट है, प्लस I2 प्लस NaOH। मेन प्रोडक्ट तो वही बनेगा क्या? CH और प्लस क्या बन जाएगा? C6H5COO। ये कंपाउंड बी आ गया। ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है। आइडोफार्म पता चल गया, येलो पीपीटी बन गया। यही कंपाउंड बी बनाना किसके साथ? I2 और NaOH के साथ बना दिया। अब कंपाउंड सी का भी पता लगाना है। सी का क्या पता लगाएंगे? सी का पता लगाने के लिए इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराएंगे। किसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराएंगे हम? ये क्या नाम है इस कंपाउंड ए का? अरे इसको एसीटोफिनॉन बोलते हैं, एसीटोफिनॉन। इसका बेटा ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करा दो। तो ये देखिए हम ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, और ये है भी 2,4 DNP। राइट द इक्वेशन ऑफ आइडोफार्म टेस्ट। तो ये सी वाला भी आंसर आ गया, आइडोफार्म टेस्ट भी हो गया। डी का राइट द इक्वेशन विद KMNO4। तो ये देखो दोनों आ जाएंगे। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में KMNO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। देखो बेटा डी पार्ट का किसकी? आपके सामने है बच्चों, ये बेंजीन है C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या है? CH। यही तो है कंपाउंड A। और इसका ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन बेसिक KMNO4। अरे एसिडिक ले लो या बेसिक ले लो, केवल यदि नहीं दिया है आप एसिडिक भी ले सकते हैं। ये कोई कंसीडर नहीं है कि आप बेसिक ही लें, क्योंकि कंडीशन बेटा नहीं दी है, तो एसिडिक ही लिख लीजिए। तो जानते हो क्या होता है? ये एल्काइल को भी कार्बोक्सिलिक में बदल देता है। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा ना, ये देखिए यहां क्या आ जाएगा? COOH। और यहां निकल क्या जाएगा? CO2 एंड H2। ये कंपाउंड हो गया बेटा सी। आ गया सब कुछ क्लियर? ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया, सी का भी पता चल गया। हाँ एक रिएक्शन बची, कौन सी? एक रिएक्शन यहां पे हमें डिस्कस करना है। वो कौन सा रिएक्शन है? वो रिएक्शन है 2,4 DNP के साथ, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। उसके साथ भी कह रहा है रिएक्शन लिखिए। राइट द इन्वॉल्व इन 2,4 DNP टेस्ट विद ए। तो देखो ये तो तुम्हें सब आ गया पूरा क्लियर। और अब देखिए ये भी बता दे रहे हैं कौन सा पार्ट इसका। बेटा ये बताना भी बहुत जरूरी है। दैट इज द इक्वेशन। आंसर किसका? बी का। बी का आंसर आपके सामने लिख रहे हैं, प्लीज कंसंट्रेट टू योरसेल्फ फुल स्ट्रेंथ। आपके सामने टेस्ट देखिए, C6 समझना बच्चों ध्यान से। C डबल बॉन्ड O CH3 और 2,4 DNP का फार्मूला क्या होता है? H2N
NH फार्मूला आना चाहिए सभी को, एक 2 में NO2 लगा है और एक कहाँ लगा है NO2 4 में, है ना। ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, ये है 2,4 DNP, ये निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को इधर कर दीजिए, C6H5 और ये CH3, C डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा N, और यहाँ NH, और वो बेटा जैसा था वैसे ही बना रहेगा। ये लो भाई, एक NO2 यहाँ और एक NO2 यहाँ, और प्लस क्या निकल गया H2 बन गया। एवरीथिंग इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है, तुरंत मैं बता दे रहा हूं, ये आपको चमकता हुआ नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब बहुत बढ़ चुका है। लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन वहीं पर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सन भी है कि 70 में कहीं 65 तो पूरे हो चुके हैं, इस 5 मार्क्स बचा है, इनमें कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये मन में थोड़ी चिंता का सिस डेवलप करती है। और ये क्या है क्वेश्चन, तो पढ़िए, विच एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज हैज हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना, विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज है द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आपके सिलेबस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, कक्का शक्ति बक्रम फेंको निकुंजन, स्कैंडियम से लेके कहां तक, जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। डियर स्टूडेंट, इसका जो पहला आंसर है कि वो एलिमेंट कौन सा है जिसके सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है, पहले का आंसर मैं ये लिख रहा हूं, येलो से लिखता हूं ताकि डिफरेंट दिखे। बेटा कॉपर हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम D10, जो डी सबसेल पूरा भरा होता है, और जो डी सबसेल फुलफिल होता है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी हमें सबसे ज्यादा लगाना पड़ता है। एक तो यस में होता है, आसानी निकल जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन D10 से निकालना होता है। ये पहले का आंसर है। सेकेंड आंसर देखिए क्या है, बी में पूछ रहा है व्हाई डज कॉपर नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। कितना इजी क्वेश्चन है, नवजात बेबी भी अटेम्प्ट कर सकता है। किसी एसिड से हाइड्रोजन को कॉपर डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता, तो बिकॉज क्या आंसर लिखेंगे, बिकॉज प्लेस ऑफ कॉपर इज बिलो टू हाइड्रोजन, कहां पर, इन ECS। ECS का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डियर स्टूडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर का प्लेस हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई इट कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। आंसर बी का हुआ। अब क्यों ना पहुंचे हम आंसर किधर, सी में क्या है, ड्रा द स्ट्रक्चर, ओह दैट इज चैलेंज, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट का क्या फार्मूला होता है, Cr2O7 - 2। डियर स्टूडेंट, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, डाइक्रोमेट आयन। क्रोमियम के आउटर मोस्ट 6 में, आउटर मोस्ट सेल में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों, 4s1 3d5, 6 अनपेयर्ड हुए तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्यों परेशान है। ये स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने तुरंत अभी, ये क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन कितने हैं 7, 3 इसको 3 इसको, और ये 6 बॉन्ड ही बना सकता है, 2 to 4 to 6, ओके 6 बॉन्ड बनाएगा, 2 to 4 और 7 है ऑक्सीजन,
तो 3 इसको मिलेंगे, 3 इसको, ये एक बीच में होगी, 1 2 3, 2 बॉन्ड इससे बना लिया, डबल बॉन्ड इससे कर लिया, तो 6 हो गया। नहीं, इससे एक सिंगल बनाएगा, कोई बात नहीं बेटा। इसका स्ट्रक्चर इस बार भी एग्जाम के लिए अमृत है, सुन लो ध्यान से। क्रोमियम ये डबल होगा और इधर वाला ऑक्सीजन सिंगल माइनस कर दो, ये डबल और इस ऑक्सीजन में माइनस कर दो और ये ऑक्सीजन इससे जुड़ गई, हो गया। कितने क्रोमियम के बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, सभी ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड था तो ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया था तो ये शेयरिंग कर लिया था, 7 हो गए थे। अतः 1 माइनस यहां आ गया बेटा और 1 माइनस यहां आ गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा स्ट्रक्चर किसका बनाना है हमें? सेकेंड स्ट्रक्चर बनाना है बेटा हमें परमैग्नेट आयन। देखिए इसीलिए क्वेश्चन चैलेंजिंग दिया है। परमैग्नेट KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैग्नेट, और इससे के हटा दो तो क्या बचेगा? MnO4 माइनस। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। मैग्नीज कितने? 7 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट शेल है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 बॉन्ड के लिए एलिजिबल है। 4 इसमें ऑक्सीजन है और 1 चार्ज है तो मैग्नीज आ गया। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 2 to 4 to 6 और 7 बना सकता है, ये लीजिए। और यहां पे चूंकि इसके तो 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन के पूरे हो गए, इसके 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, इसमें ऑक्सीजन पूरा हो गया, ये मैग्नीज है, इसके 7 हुए तो 1 माइनस है तो ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। और बेटा लास्ट दिया है, इसका लास्ट पार्ट है। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। आप 69 स्कोर तक पहुंच चुके हैं, 1 मार्क्स का टेंशन है। और यदि 1 मार्क्स से गलत करते हैं आप मींस आपके टर्म्स में, हाथ मेरे हैं, ब्रेन आपका है। एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके मार्क्स 2 डिजिट में रह जाएंगे। 3 डिजिट में लाने के लिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और देखते हैं हो पाता है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट में इंटरचेंज कन्वर्जन इसमें दे दिया। सोडियम क्रोमेट से क्या बनाना है? सोडियम डाइक्रोमेट। क्यों नहीं बना सकते हो? ये लीजिए Na2। ये बेटा कहां आपने पढ़ा था? डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट पे पहले रिएक्शन कराते थे क्रोमाइट ओर्स की, याद है ना? क्रोमाइट ओर्स की कराते थे रिएक्शन KOH और O2 से, NaOH और O2 से, तो सोडियम क्रोमेट बनता था। और इसका एसिडिफिकेशन करा दीजिए, मींस H2SO4 से करा दो तो क्या बन जाता था? यहां सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, Na2Cr2O7 और प्लस साथ में Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। ये बेटा हो गया बैलेंसिंग 2 बाई योरसेल्फ। ये हमेशा कैसे ध्यान रखोगे? दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसी के साथ आपका स्कोर 70 मार्क्स में पहुंच चुका है। क्लियर? 3D कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, आपके इस बोर्ड पेपर में आपका 70 स्कोर पहुंच चुका है और 30 प्रैक्टिकल मींस 100। इसी के साथ आज की खूबसूरत सभा यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।